Students, Assalamu alaikum. Welcome to all of you. This is Fahad Shabir Bhatti, your physics and the CAT tutor. Students, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बारे में और आपके MD CAT सिलेबस के लर्निंग आउटकम्स के मुताबिक आज हम डिटेल बात करेंगे फोटोन पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, जो कि बेसिकली मेथड ऑफ इंटरेक्शन है लाइट का मैटर के साथ। अब असल में इशू ये आता है कि इस इफ़ेक्ट को पढ़ने से पहले फोटोन का नॉलेज होना बहुत लाजमी है। तो हम आज डिटेल बात करेंगे फोटोन पे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो चलिए हम पढ़ते हैं और हम मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने आज स्टार्ट करना है नया टॉपिक। आज हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटोन क्या है। फोटोन की जो हमने पढ़ा था बुक के अंदर एक वर्ड ग्रैनुलर नेचर, ये क्या होती है और किस तरह से हम रिएक्ट करवाते हैं, मिलाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से हम इंटरेक्शन करवाते हैं लाइट का मैटर के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइट का इंटरेक्शन करवाने से पहले सबसे पहले एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि देखा जाए कि फोटोन होता क्या है। सबसे पहले फोटोन को समझना बहुत लाजमी है। फोटोन को समझने के बाद फिर हम मूव करेंगे अपने इंटरेक्शन मेथड्स की तरफ। तो ओवर फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज़ एक्चुअली फोटोन। जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम है दैट इज़ एक्चुअली फोटोन, वो हमारा फोटोन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फोटोन की डेफिनेशन से और फोटोन की प्रॉपर्टी से। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये कि फोटोन एक यूनिट है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से, जिसकी फॉर्म में लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रैवल करती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिएगा अगर हमारे पास ये एक वेव मूव कर रही हो, इफ़ दिस इज़ अ मूविंग वेव, जिसको मैं कुछ यूं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि वेव इज़ मूविंग लाइक दिस, लेकिन दरअसल यहाँ पे कंटिन्यूस एमिशन ऑफ पैकेट्स हो रही होती है और वो पैकेट्स आपस में इस कदर करीब करीब जुड़े होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वेव की कोई यूनिटी तो है ही नहीं, वेव में कोई यूनिट आइडेंटिटी तो है ही नहीं, ये तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव मेथड। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं होता। हर वेव फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है और उन्हीं फोटॉन्स के मेरे से यहाँ पर ड्रॉ भी कर रहा हूँ मैं, इन्हीं फोटॉन्स के मिलने से स्टूडेंट्स एक वेव की प्रोग्रेशन मुकम्मल होती है। आप लोगों ने देखा कि अगर तो मैं एक ट्रांसवर्स वेव की बात भी करूँ ना, तो ये एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न नहीं है, ये दरअसल इन फोटॉन्स से मिल के बना है, तो हम इसे एक वेव कह देते हैं। अब फोटॉन बेसिकली एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। अब इस एक फोटॉन के अंदर जो वेव्स मौजूद हैं, जो एनर्जी मौजूद है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम कह देते हैं कि अगर तो फोटॉन की बात की जाए ना, तो जितनी फोटॉन के अंदर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उतनी ही फोटॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, अगर इस बात को मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसकी फॉर्म कुछ ऐसी बन जाती है कि E इज़ इक्वल टू HF। सो यहाँ पे देखा कि अगर एक फोटॉन की एनर्जी निकालनी हो स्टूडेंट्स, तो एक फोटॉन की एनर्जी का फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू HF। लेकिन अगर तो मैं बात करता हूँ पूरी बीम की, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर बीम की बात की जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बीम को ड्रॉ किया, तो आपने देखा कि बीम तो किसी एक फोटॉन पे नहीं मुश्तमिल, बीम में तो एक से ज़्यादा फोटॉन्स हैं।
तो फिर हम कहते हैं कि जो एक बीम की एनर्जी होगी वो NHF इन पर इस फार्मूला से कैलकुलेट की जा सकती है। ज़रा नोट कीजिएगा, अगर मैं इस सारी बात को यूँ लिख लूँ कि जो EHF है ना, दिस इज़ एनर्जी ऑफ फोटोन, तो मैं इस फार्मूला को बहुत इजी वे में यूँ भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि एनर्जी ऑफ बीम इज़ इक्वल टू N एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। जितने फोटॉन्स शामिल होंगे उनको अगर मैं एक फोटॉन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोवाइडेड दैट, बशर्त ये कि सब फोटॉन्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए, तो फिर हमें एनर्जी ऑफ बीम हासिल हो जाती है। सो दिस इज एनर्जी ऑफ बीम विच इज़ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, एज एंड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे ये एज क्या है, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इस एच की। अगर इस एच की बात की जाए तो याद रखिएगा कि दिस एच इज़ कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। हम इसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं। आपने इसका नाम साइंटिस्ट का पढ़ा होता है मैक्सवेल प्लांक की फॉर्म में। इन्होंने सबसे पहले लाइट को क्वांटा के साथ रिलेट किया था। जो वैल्यू है इस एच की, value of this H is 6.63 क्रॉस 10 पावर -34 जूल सेकेंड। लेकिन जब भी मैं कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू को पुट करूँगा तो मैं 6.6 तक ही रहूँगा ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब ज़रा फर्दर नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि जो C है डैट इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर मैं यहाँ से लैम्डा निकालना चाहूँ या फिर एफ निकालना चाहूँ तो एफ यहाँ से आ जाता है, एफ इज़ इक्वल टू लैम्डा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहें तो एफ आ जाएगा इज़ इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब इसका हमें क्या फ़ायदा है, अगर मैं इस एफ के फार्मूला को इस फार्मूला के अंदर पुट करूँ तो ये बात कही जा सकती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ इक्वल टू एच एफ, जिसको हम एच सी बाय लैम्डा भी कह सकते हैं। तो देखें, आपने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी पढ़ना सीख लिया, जहाँ से हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि जिस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, जबकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी नोट कीजिएगा, जैसे कि हमें आइंस्टाइन ने एक बात कही। आइंस्टाइन ने हमें फार्मूला बताया E इज़ इक्वल टू mc², जिसे मैं लिख सकता हूँ E इज़ इक्वल टू mc.c, जहाँ क्योंकि इक्वल आ गया E इज़ इक्वल टू pc के। अगर मैं इस एनर्जी की जगह pc लिखना चाहूँ स्टूडेंट्स तो ये रिलेशन कुछ ऐसा बन जाता है कि pc इज़ इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये c इस c के साथ कट गया तो फार्मूला आ गया p इज़ इक्वल टू h बाय लैम्डा। और अगर मैं इस फार्मूला से देखूं तो मैं कह सकता हूं ना कि लैम्डा इज़ इक्वल टू c बाय f। अब इस लैम्डा की फॉर्म को ज़रा काइंडली यहाँ पर पुट करें तो ये बन जाता है एच एफ बाय सी। अब ज़रा नोट कीजिएगा, मुझे यहाँ से पता लगा कि पी भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट है, वेवलेंथ के इनवर्स है। क्या मैं ये बात नहीं पता कि एच एफ तो एनर्जी होती है, तो हम कह सकते हैं पी इज़ ई बाय सी। ज़रा आप चेक कीजिएगा, एनर्जी इज़ डायरेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, as well as directly proportional to
मोमेंटम, मोमेंटम के भी डायरेक्ट है। तो देखें कि हमने मोमेंटम और एनर्जी दोनों के टर्म्स में ये एक रिलेशन प्रॉपरली कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो पता लगा कि जिस फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है उसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, उसी फोटोन का मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, जबकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जो हम पढ़ते हैं कि ऐसी रेज हैं जो सन एमिट करता है और वो हम तक रीच आउट होती हैं विद इन स्पेस। अब अगर मैं इसको देखूं प्रॉपर, और स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहूँ, वो स्पेक्ट्रा जो सारा वेव्स की फॉर्म में सन से हम तक रीच आउट होता है, तो हमें ये बात पता है कि डैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 7 पार्ट्स। अगर इनका मैं स्पेक्ट्रा के नाम लिखूं स्टूडेंट्स, तो ओवर फर्स्ट नेम इज रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड। स्टूडेंट्स इसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रा, विजिबल के बाद हम बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, और इसी के साथ साथ गैमा रेज की। आप ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, विजिबल के अंदर सेपरेट 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स कौन से हैं, अब ज़रा उन पे हम बात कर लेंगे कि वो 7 कलर्स जो विजिबल के अंदर हैं वो कौन कौन से हैं। वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और इसी के साथ रेड, जिसको आप डिस्कस करते हैं बाय द नेम ऑफ विबग्योर। दैट इज एक्चुअली दिस थिंग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये विजिबल स्पेक्ट्रा को शो करता है। जो रेड से नीचे आ जाता है हम उसको इंफ्रारेड कह देते हैं, जो वॉयलेट से ऊपर जाता है हम उसको अल्ट्रा वॉयलेट कह देते हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्पेक्ट्रा में, अगर इस स्पेक्ट्रा के अंदर रेडियो वेव्स से ऊपर की तरफ जाना चाहूँ, if I want to move from radio waves to microwaves, फिर visible, फिर उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एक्स रेज, गैमा रेज, मतलब मैं यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ अगर जाना चाहूँ तो हर अगले रीजन में जाने तक और अगले रीजन में एंटर होने के बाद, या फिर जो अगर मैं ऊपर जाता जाऊँ तो जो पैटर्न ऑफ वेव्स है उनकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मोमेंटम, स्टूडेंट्स मोमेंटम भी ज़्यादा होता है, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और जिस तरह से हम ऊपर जाते रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी में भी इजाफा होता है। लेकिन हर नेक्स्ट स्पेक्ट्रा पर जाने पे वेवलेंथ डिक्रीज करती रहती है, क्योंकि उसका एनर्जी, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन था। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा वर्क। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो हमें नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स बाय अ सोर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है।
हमें ये बात की जा सकती है कि बताइए जब भी कोई सोर्स लाइट को एमिट करता है तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स एक्चुअली कितने वहाँ से रिलीज होते हैं। आप ज़रा नोट कीजिएगा इस बात के ऊपर कि हमने फोटॉन्स को लेके एनर्जी, मोमेंटम, वेवलेंथ का लिंक देख लिया। एक लिंक हमारे पास रह चुका है एंड दैट इज पावर। लेकिन पहले हम बात करेंगे अगर हमें एनर्जी दी जाती और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने होते तो हमारे पास ये लिंक था। हम बड़ा इजीली कह सकते थे कि n इज इक्वल टू एनर्जी बाय HF, पर ऐसा भी तो पॉसिबल था कि फ्रीक्वेंसी ना होती, वेवलेंथ होता। फिर यहाँ पे आ जाता है NHC बाय लैम्डा, तो n आ जाता E लैम्डा बाय HC। पॉसिबल था कि हमें यहाँ पर एनर्जी ना दी जाती बल्कि पावर दे दी जाती। तो अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पावर होती है एनर्जी बाय टाइम, जहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर इनटू टाइम्स। बिल्कुल ऐसा ना, अगर मैं इसको पुट करूँ ऊपर तो फार्मूला कुछ ऐसे बन जाता है कि नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स इज इक्वल टू PT लैम्डा बाय HC। अब ये पावर के डाटा में भी हमारे पास क्वेश्चन आ गई, और अगर वो पूछता नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के सोर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकंड में कितने का, T नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा P लैम्डा बाय HC। स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के लिहाज से अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ता, क्वेश्चन ये वाली होती। अब साथ ही स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की जिनका लिंक फोटॉन के साथ है, एंड देन दे विल मूव टुवर्ड्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हमें ऐसे पूछा जा सकता है, इफ wavelength is 500 nanometer, what will be the momentum of that photon? हमें स्टूडेंट साथ ही यहाँ पे ऑप्शंस कुछ यूँ दे दी गई हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। Our first option is 1.2 cross 10 power minus 38. Beta option is 1.7 cross 10 power minus 37. Charlie option is 1.3 cross 10 power minus 25, जबकि डेल्टा ऑप्शन इज 1.1 क्रॉस 10 पावर minus 27, और क्योंकि मोमेंटम है तो यूनिट इज न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड और न्यूटन सेकेंड। अब ज़रा नोट कीजिएगा, आपने फोटॉन की बात करनी है, हमें जो फार्मूला पता है मोमेंटम का, डैट इज़ एक्चुअली P इज़ इक्वल टू H बाय लैम्डा।
एच यहाँ पे आ जाता है 6.6 क्रॉस 10 पावर -34। लैम्डा यहाँ पे आ जाता है 500 नैनोमीटर। मैं इसे कुछ यूँ भी कह सकता हूँ 5 क्रॉस 10 पावर -7। 5 यहाँ पे आएगा 66। अगर मैं चाहूँ ना आई कैन आल्सो राइट इट एज 66 क्रॉस 10 पावर -35। उससे ना हमें ये फ़ायदा होता है कि डिवीजन में आसानी हो जाती है। फर्स्ट हमारे पास जब यहाँ पर डिवाइड करना है 66 को 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 513 अप्रॉक्सीमेट, जिसे मैं लिख सकता हूँ 13 क्रॉस 10 पावर -28 विच इज़ इक्वल टू 1.3 क्रॉस 10 पावर -27। अब देखें क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है इनमें से। एक्यूरेट हमेशा आएगा, लाजमी नहीं होता। क्लोजेस्ट देखना है, क्लोजेस्ट कौन सा है। 1 point something 10 power -27, 1 point, this one is the closest answer out of all these, so delta is the correct option students। हमें MCQ पूछा ऐसे भी जा सकता है कि what is kinetic mass of photon। काइनेटिक मैस ऑफ फोटॉन क्या होता है। हमें अल्फ़ा ऑप्शन दे दी गई है। अल्फ़ा ऑप्शन इज़ hf/c, बीटा ऑप्शन इज़ hf/c², चार्ली ऑप्शन इज़ hf, डेल्टा ऑप्शन इज़ 0। तो इनमें से काइनेटिक मास ऑफ फोटॉन कौन सा। स्टूडेंट एक बड़ी सिंपल सी बात हम याद रखेंगे, फोटॉन मैटर नहीं है, तो फोटॉन के पास कोई रेस्ट मास नहीं होता। फोटॉन का जो रेस्ट मास है स्टूडेंट्स वो हमेशा 0 होता है, लेकिन काइनेटिक मास का मतलब होता है उसका वर्चुअल मास। अगर होता तो इतना होता, वर्चुअल मास की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स दिस इज एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो ये उसका वर्चुअल मास तो नहीं है। ज़रा नोट कीजिएगा, हमने बात पढ़ी थी अगर एनर्जी की ही बात की जाए तो E इज इक्वल टू mc² इज इक्वल टू hf। अगर मैं इसे कुछ यूँ देखूँ, ज़रा नोट कीजिएगा, तो ये ऐसे भी बन सकता है कि m इज़ इक्वल टू hf/c²। सो स्टूडेंट्स दिस hf/c² इज़ एक्चुअली वर्चुअल, या फिर दिस इज़ काइनेटिक मास। दिस इज़ वर्चुअल और काइनेटिक मास। अगर मैं इसी बात को कुछ यूँ लिखूँगा, नोट कीजिएगा, अगर मैं इसे कुछ यूँ लिख लूँ कि mc.c इज़ इक्वल टू hf, p इज़ इक्वल टू hf/c, जो कि ऑप्शन बनती है स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ एक्चुअली मोमेंटम ऑफ फोटॉन। हमसे भला क्या पूछा गया था, वर्चुअल मास। सो आउट ऑफ ऑल दीज बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पर बनेगा। हमें MCQ कुछ और इस तरह से भी आ सकता है, ज़रा नोट कीजिएगा। इफ wavelength is 500 nanometer, what will be energy of photon। एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या होगी।
हमें 7 ऑप्शंस कुछ यूँ मिल गई, अल्फ़ा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। अल्फ़ा आ गया 2.3 क्रॉस 10 पावर -18। एक हमारे पास ऑप्शन कुछ यूँ आ गया 4 क्रॉस 10 पावर -19 joules. Charlie option is 2.5 electron volt. Delta option is both B and C. तो एनर्जी को जो निकालना सुनता है सिंपल तरह यहाँ पे नोट कीजिएगा। एनर्जी इक्वल आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। हम hc को लिख सकते हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ मैं आपसे। हम hc को ये भी लिख सकते हैं 6.6 क्रॉस 10 पावर -30। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा 66 तो ये 5 आ जाएगा, 6.6 था 34 आ जाएगा। 3 क्रॉस 10 पावर 8, 5 क्रॉस 10 पावर -7। अब ज़रा नोट कीजिएगा, एनर्जी इक्वल आ गई इधर, दिस थिंग इज 1.3, 1.3 इंटू 3 इज 3.9। मैं उसको 4 लिख सकता हूँ, 4 क्रॉस 10 पावर -34 प्लस 8 प्लस 7। 8 प्लस 7 इज 15, 15 निकाल दें तो बाकी बचता है 4 क्रॉस 10 पावर -19 जूल्स। स्टूडेंट्स ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं इसको डिवाइड कर दूं 1.6 10 पावर -19 से, ये कट जाएगा 1.6 इंटू 2 3.2, आगे आ गया ये कट के 2.5। So this is also equal to 2.5 electron volt. So correct option is basically both B and C. अच्छा, इसके अलावा ना वैसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 6.6 इंटू 3 होता है 20, 34 प्लस 8 ये नेगेटिव का है ना, तो ये आ जाएगा -26। हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जो ये फार्मूला है ना Ehc/λ, so this E is equal to 2 cross 10 power -25 by lambda. This is basically the shortcut form of this relation, और ये आपको एनर्जी देता है जूल्स में। आपको एनर्जी किस में देगा? जूल्स में देगा। So this is also the relation of this formula. स्टूडेंट्स साथ ही हम बात करेंगे इन 2 क्वेश्चंस की, फिर हम चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ। चलिए नोट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंटम इज गिवन एज 6.6 क्रॉस 10 पावर -29 न्यूटन सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जैसा कि हम जानते हैं, हमने अभी डिस्कस भी किया लास्ट MCQ में कि मोमेंटम आ जाता है hf/c। यहीं से फ्रीक्वेंसी आ सकती है pc/h। अगर यहाँ वैल्यूज पुट करें हम तो वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज 6.6 10 पावर -29, c इज 3 क्रॉस 10 पावर 8, जबकि h इज 6.6 10 पावर -34। अब ज़रा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6.6 कट हो गया, इसके साथ बाकी बच गया 3 क्रॉस 10 पावर -29 प्लस 8 और प्लस 34।
34 plus 8 gives us 42. 42 minus 29 gives us 13. So 3 cross 10 power 13. It means beta is the correct option. Second को देखते हैं. Wavelength of photon of energy. Now energy is given in electron volt. इसका बिल्कुल बेसिक वे है वो तो एक्चुअल में ये है कि आप इसको सॉल्व करें. E is equal to h c बाय लैम्डा से, जहाँ से लैम्डा आ जाएगा एच सी बाई ई. अब इस E को पहले हम चेंज करें जूल्स में बाय मल्टीप्लाइंग विद 1.6 क्रॉस 10 पावर माइनस 19. फिर सॉल्व करके आंसर निकालें, वो मीटर्स में आएगा. देन हम उसको चेंज करें एंगस्ट्रम में. इतना लंबा प्रोसेस, इससे बेहतर क्या है डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ किया जाए. ज़रा नोट कीजिएगा शॉर्टकट. लैम्डा अगर एंगस्ट्रम में निकालनी है तो फार्मूला है 12,400 by energy, but remember that energy is always in electron volt. This is the relation which can be used to calculate wavelength in angstrom if energy is given in electron volt. अब हम इसे करेंगे सॉल्व. ज़रा नोट कीजिएगा. लैम्डा इन एंगस्ट्रम हमने निकालना एंगस्ट्रम में ही है क्योंकि ये हमें वैल्यू दे देगा ये एंगस्ट्रम के अंदर. 12,400 और इधर आ गया 12.4. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट करना था. 12.4 इंटू 10 होता है 124. मैं ना इसे कुछ यूँ लिख रहा हूँ. 12,400 बाय 124 बाय 10 आता है. 10 ऊपर आके हो गया मल्टीप्लाई. ज़रा नोट कीजिएगा. 124 इंटू 100 इज़ 12,400. 100 इंटू 10 गिव्स अस 1000 एंगस्ट्रम. सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. ये तो हमें गिवन है तब जब हमें एनर्जी गिवन हो. इन केस हमें एनर्जी नहीं गिवन बल्कि पोटेंशियल गिवन है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इफ इट इज एमिटेड बाय अ पोटेंशियल. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस वोल्ट, कोई भी वोल्ट में आपको पोटेंशियल दे दे तो यही फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वेवलेंथ इज कैलकुलेटेड इन एंगस्ट्रम. अगर आगे बिल्कुल सेम फैक्टर, बस नीचे आ जाएगा पोटेंशियल जो कि हमारे पास वोल्ट्स में गिवन होगा, वोल्ट्स में. So this will give us the value of wavelength in angstrom as well. यहाँ पर थोड़ा हमारा फोटोन एंड हो जाता है. फर्दर हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या शो करता है, ये कैसे एक इंटरेक्शन है मैटर के साथ रेडिएशंस का. तो चलिए ज़रा नोट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ज़रा नोट कीजिएगा. फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन. इफेक्ट का मतलब है कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें लाइट फॉल करवाई जाएगी, और हर लाइट नहीं, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी मेटल की सरफेस के ऊपर और वहां से चार्जेस एमिट हो जाएंगे, चार्जेस निकल जाएंगे. अब ये कैसे होता है? हमने ये बातें पढ़ी थी कि हम इस काम के लिए एक सिलेंड्रिकल एनोड और कर्व्ड कैथोड यूज करते हैं और इस सिस्टम को हम बंद करते हैं एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर, और बंद करने के बाद हम साथ कनेक्ट करते हैं वायर्स, क्योंकि लाजमन सी बात है अगर ये एनोड है तो इसके साथ कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये साथ आ गया एमीटर करंट का लेवल चेक करने के लिए.
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने नोट किया कि साथ हमने लगाया हुआ है एक रियोस्टैट। रियोस्टैट हम इस्तेमाल करते हैं दरअसल पोटेंशियल को चेंज करने के लिए एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। यहाँ पे हमने लगा दिया रियोस्टैट और इसी के साथ अटैच है हमारी बैटरी, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद दिस साइड तो ये एनोड है, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद दिस साइड, सो दिस साइड इज कॉल्ड कैथोड। और यहाँ पे नोट कीजिएगा हमने इससे कनेक्ट किया इसके साथ, जबकि यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिवाइड कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट को लेने के लिए स्टूडेंट साथ में एक वोल्ट मीटर भी यूज़ किया जाएगा। सो दिस इज़ द वोल्ट मीटर। हमारे पास ये बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये एनोड हो गया, ये नेगेटिव जुड़ा था तो ये कैथोड हो गया। अब कुछ इस तरह से आ गया। अब इस सारे काम के बाद हमने यहाँ पर अप्लाई किया एक सोर्स। सो दिस इज बेसिकली द सोर्स जो लाइट को एमिट कर रहा है। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइट निकलना शुरू हुई तो लाइट कुछ ऐसे निकल रही है फोटॉन्स की फॉर्म में। ये फोटॉन्स एमिट हो रहे, ये फोटॉन्स जाके फॉल किए कैथोड के ऊपर। फोटॉन्स के फॉल करने की वजह से कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। लाजमन सी बात, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर थे उन्होंने जब फोटॉन की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया तो एक्साइट हो गए। एक्साइट होकर एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि वो मेटल की सरफेस से ही बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जैसे ही चार्जेस एनोड पर पास ड्रॉप करके एम मीटर में से पास किए तो स्टूडेंट्स एम मीटर ने एक ख़ास रीडिंग देना शुरू कर दी। अब हमने देखा कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी को भेजा तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए मेटल सरफेस में से। बेसिकली दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालने के लिए हमें इस बैटरी के टर्मिनल्स को ऑपोजिटली कनेक्ट करना पड़ेगा। हम इसको रिमूव करके कुछ बैटरी इस तरह से लगा देंगे कि यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए। अब अगर बैटरी को इस तर्ज में लगाया जाता है तो क्योंकि अब एनोड कनेक्ट हो गया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो एनोड आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। एंड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन फॉल ऑन एनोड, सिर्फ वही एनोड पे फॉल कर सकते हैं जिनकी एनर्जी एनोड की तरफ से आने वाली रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा है। अब जिस तरह से आप रियोस्टैट की मदद से एनोड को ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव करते जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली ये होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दिस करंट पासिंग थ्रू एम मीटर विल बी ज़ीरो। जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है, ये वो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है जिसने करंट को या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को स्टॉप कर दिया है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमने देखा कि अगर मैं इसको फार्मूला की फॉर्म में लिखता हूँ, हम सिंपल यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम, क्योंकि देखें निकलने वाले फोटॉन्स यूनिफॉर्म एनर्जी के नहीं होते, तो फिर उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी यूनिफॉर्म एनर्जी के नहीं होंगे। सो जो मैक्सिमम एनर्जी है, जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है, दैट इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं इसको प्रॉपर यहाँ से ओपन करना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है 1/2 mv² इज़ इक्वल टू EV0। अब क्योंकि ये के ई मैक्सिमम थी तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी
और हम कह सकते हैं स्पीड मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर आ गया EV0 और यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया नीचे m। अब क्योंकि हमारा लिंक वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ नहीं है, वेलोसिटी के साथ है, तो जैसे ये ख़त्म होगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। सो दिस इज़ बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। हम उसको इस तरह कर, अब सिंपल सी बात एक और देखिएगा, हमने देखा कि हर सोर्स, एक लफ्ज़ नहीं बोलना आपने, सोर्स ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, हर सोर्स नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इस काबिल हो कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, और फ्रीक्वेंसी के बदलने से फ़र्क आएगा। हमने अब देखना है कि क्या फ्रीक्वेंसी के बदलने से फ़र्क आता है, क्या फ़र्क इंटेंसिटी निकलने वाले फोटॉन्स की शिद्दत से नहीं आता। अभी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसी दो असेंबलीज ले लें जिसमें यहाँ पे एनोड है, इधर कैथोड है, और फिर ये एक एनोड है और इधर कैथोड है, और हम इनके सामने लगाए सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी तो सेम हो लेकिन उनकी इंटेंसिटी अलग अलग हो। जैसे एक ये सोर्स लगाया जो एट अ टाइम 3 फोटॉन्स निकाल सकता है, हमने यूं कह दिया। एक ऐसा सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी कम है, जबकि हमने यहाँ पे एक बड़ा सोर्स लगा दिया, एक ऐसा सोर्स लगा दिया जिसकी इंटेंसिटी बनिस्बत पहले वाले के ज़्यादा है। ये ज़्यादा फोटॉन एक साथ एमिट करता है। अब इससे भला क्या होगा, क्योंकि फोटॉन ज़्यादा एमिट हो रहे हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट फोटॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 गए, यहाँ पे 5 चले गए। स्टूडेंट्स अब जब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये बात वाज़ह होती है इनके करंट वोल्टेज ग्राफ से कि क्या बिहेवियर है स्टॉपिंग पोटेंशियल का और करंट का, इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का। ज़रा नोट कीजिएगा, हमारे पास इसको मैं कह रहा हूँ सोर्स 1, जबकि ये सोर्स 2 है। अब क्योंकि 2 के इलेक्ट्रॉन निकलने वाले ज़्यादा थे, सो 2 विल हैव मोर करंट as compared to the first one. First one will have less current. अब देखें करंट की वैल्यू 2 की ज़्यादा है, जबकि फर्स्ट की करंट की वैल्यू उससे कम है, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स कम थे, लेकिन दोनों एक ही एनर्जी के सोर्स से निकल रहे थे ना। अब जबकि एनर्जी सेम है तो अल्टीमेटली क्या सेम होगा, पोटेंशियल भी सेम होगा। तो याद रखिएगा कि अगर तो सोर्सेज की इंटेंसिटी चेंज हो जाए, स्टूडेंट्स अगर तो सोर्सेज की इंटेंसिटी चेंज हो जाए तो उससे फ़र्क एनर्जी पे नहीं पड़ता। जो इंटेंसिटी की बात करूं मैं, तो जो इंटेंसिटी है ये या तो डिफाइन करती है फोटो करंट को या डिफाइन करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड को। मैंने भी दो बातें की, या तो डिफाइन करेगी फोटो करंट को या तो डिफाइन करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड को। अच्छा अब की बार ना मैं ऐसे ही दो असेंबलीज की बात कर लेता हूँ जहाँ पर हमारे पास ये सिलेंड्रिकल एनोड्स हैं, जबकि साथ ये कर्व्ड कैथोड्स हैं। लेकिन अब की बार मैं आगे ऐसे सोर्सेस को लगाता हूँ जिनकी फ्रीक्वेंसी चेंज लेकिन इंटेंसिटी सेम है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये फोटॉन और ये फोटॉन, टोटल 2 फोटॉन्स निकलते हैं इस सोर्स से, जबकि हमने साथ एक और सोर्स को लगाया जैसे कि ये, और इसका साइज इतना है कि ये भी एट अ टाइम
2 फोटॉन्स को ही एमिट करता है। अब इन दोनों के पास ना इंटेंसिटी सेम है लेकिन एनर्जी नहीं सेम। अगर मैं कह दूंगा ना इसको 1 और 2, तो हम ये बात जानते हैं कि ब्लू की एनर्जी ऑरेंज से ज़्यादा होती है। हम ये कह सकते हैं कि एज एनर्जी ऑफ 1 इज मोर देन एनर्जी ऑफ 2, और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ 2। तो फिर देखिएगा कि कैसा लिंक आता है ग्राफ्स का या फिर आईवी ग्राफ का। तो चलिए ज़रा बना के चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास ये एक आईवी ग्राफ है जिसे हमने ड्रॉ करके पता लगाना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड करंट, तो ये आ गया करंट, ये आ गया पोटेंशियल, और ये आ गया नेगेटिव वोल्टेज जो आपने बैटरी को उल्टा करके बनाया था। स्टूडेंट्स अब क्योंकि दोनों के पास निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो सेम है, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी ही सेम थी, तो जो करंट फर्स्ट सोर्स का होगा, जो करंट हमारे पास फर्स्ट सोर्स का होगा, हमारे पास वही करंट किसका होगा, सेकंड सोर्स का भी होगा। तो हम ये बात कह सकते हैं ना इस केस में कि जो करंट फर्स्ट का है वही करंट सेकंड का भी है। अच्छा ऐसा भला क्यों है, करंट भला दोनों की क्यों सेम है, क्योंकि दोनों के इंटेंसिटी सेम थी इस वजह से। लेकिन क्योंकि ब्लू की एनर्जी है ज़्यादा, तो ब्लू को स्टॉप करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायर होगा, जबकि ऑरेंज की एनर्जी क्योंकि कम थी तो हम ऑरेंज वाले को कम पोटेंशियल से भी स्टॉप कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो ब्लू वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ऑरेंज से ज़्यादा है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी। तो अगर मैं ये बात यहाँ पर ये कह दूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है स्टूडेंट्स, वो हमें क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी हमें डिटरमिन करवाती है एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, दूसरा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये बताती है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी बताती है करंट और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बारे में। अब एक बड़ी सिंपल सी बात जो मैंने सबसे पहले की थी कि सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर सूटेबल से कम हो जाए फ्रीक्वेंसी तो फिर क्या होगा, क्या फिर फोटॉन्स नहीं निकलेंगे, क्या फिर फोटॉन्स के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। ये सूटेबल फ्रीक्वेंसी का भला क्या मतलब था। तो स्टूडेंट्स अब ना हम यहाँ पे बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी की। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0। जब तक फ्रीक्वेंसी 0 है इलेक्ट्रॉन ने नहीं निकलना। फ्रीक्वेंसी आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं निकलता जब तक हम थ्रेशोल्ड को अप्रोच नहीं कर जाते, और थ्रेशोल्ड को पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उनके एनर्जी में इजाफा होता है। अच्छा ज़रा नोट कीजिएगा। तो फिर इससे पहले क्या हो रहा होता है, हमारे पास अगर थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, कुछ इस तरह से हम इसे मूव करवाएं, तो जो हमें एनर्जी इधर मिल रही है ना, दैट इज़ एक्चुअली वर्क फंक्शन। ये वो एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड सरफेस। अच्छा अगर मैं इन बातों को देखूँ ना, तो यहाँ से एक बात की आइंस्टाइन ने विच इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक पे ना आइंस्टाइन की वर्किंग थी और इसी वर्किंग की बिना पे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन बहुत फेमस है
जो डील करती है प्रोसेस या फिर एनर्जी रिलेशन विद इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। जैसे कि आइंस्टाइन ये कहता है कि आप जब सबसे भला किया हमने सिर्फ एक काम किया, हमने एक फोटोन को भेजा। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है हम उसे कहते हैं HF, ये आ गया HF। और ये एनर्जी दो काम करती है। एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ एनर्जी की वजह से वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। हमने कहा डैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, दोबारा सुन लीजिए, ये सिर्फ उन की बात हो रही है जो इस सरफेस के ऊपर मौजूद थे, वर्क फंक्शन। और जो बाकी एनर्जी बचेगी स्टूडेंट्स वो बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। हम यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम के लिहाज से। सो HF आ गया फाई प्लस 1/2 mv²। अब एक बड़ी सिंपल सी बात सुनिएगा, हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सूटेबल होनी चाहिए और वो ना थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स थ्रेशोल्ड से कम है। अगर थ्रेशोल्ड से कम होती तो क्या इलेक्ट्रॉन ना निकलते? तो याद रखें, अगर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए देन देयर इज़ नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। स्टूडेंट्स अगर तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए, अगर आ जाए इक्वल, तो इक्वल आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट तो होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन तो होती है, लेकिन वो सारी एनर्जी कहाँ लगा लेते हैं? सरफेस से बाहर निकलने में। इनके पास अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अगर थ्रेशोल्ड की इक्वल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन निकल तो आएगा पर एनर्जी नहीं होगी। और स्टूडेंट्स अगर तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से हो जाए ज़्यादा तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? फिर इलेक्ट्रॉन की एमिशन भी होती है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट भी होते हैं, जबकि एमिशन के साथ साथ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है। के अब की बात ज़ीरो नहीं है। अब जरा नोट कीजिएगा, मैंने कहा कि अगर F इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो फिर के नहीं होती। सो दिस इक्वेशन सम हाउ बिकम्स लाइक दिस। हम ऐसा भी कह सकते हैं के तो ज़ीरो हो गई। सो फाई इक्वल आ गया, फाई इक्वल्स HF0, क्योंकि जो F था ना वो F0 के इक्वल था। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, नोट कीजिएगा, HF इज इक्वल टू HF0 प्लस KE। और ये बात कुछ ऐसे बन सकती है, KE इज इक्वल टू HF माइनस HF0, जिसे कह सकते हैं H, F माइनस F0 जिसे मैं कहता हूँ H डेल्टा F। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ से ना हमें बड़े सिंपल और अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा, ये जो वर्क फंक्शन है ये वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटालिक सरफेस पे, कि सरफेस किस तरह की है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चंस कुछ इस अंदाज के पूछे जा सकते हैं, ज़रा नोट कीजिएगा। हमसे पहला सवाल ये भी किया जा सकता है कि अगर तो लाइट फर्ज करें ग्रीन थी
इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, इफ ग्रीन सोर्स falls on cathode, electrons are emitted. If orange source या फिर orange photons of orange source falls on cathode, no electrons are emitted. What will happen when red light falls? क्या होगा जब रेड लाइट के फोटॉन्स फॉल करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. बीटा, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स. चार्ली, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बट विद नो काइनेटिक एनर्जी. इलेक्ट्रॉन तो एमिट होते हैं, उनकी के नहीं होती, एंड डेल्टा इज नन. क्या मैं तो पता ही नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे. अब देखें, विबग्योर के मुताबिक ग्रीन की एनर्जी ऑरेंज और रेड से ज़्यादा है. ग्रीन से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑरेंज की एनर्जी रेड से ज़्यादा है, ऑरेंज से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे, यानी कि ऑरेंज की एनर्जी इतनी सूटेबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकें. अगर ऑरेंज सूटेबल नहीं है तो क्या रेड सूटेबल हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि एनर्जी ऑफ रेड तो ऑरेंज से भी कम होती है. तो याद रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता. उसके बाद क्वेश्चन ज़रा एक और देखिएगा. इस लिंक से कहा यह जाता है कि इफ frequency is doubled, if frequency is doubled, then kinetic energy will be. अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो फिर के क्या हो जाएगी? अल्फा कहा जाता है डबल्ड, बीटा कहा जाता है लेस देन डबल्ड, चार्ली कहा जाता है मोर देन डबल्ड, मोर देन डबल्ड, और डेल्टा कहा जाता है कि ज़ीरो हो जाएगी. अब ज़रा नोट कीजिएगा कि बच्चे फौरी कहते हैं कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ डबल्ड तो के भी डबल हो जाएगी. एक बड़ी सिंपल सी बात नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, के ई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, के ई चेंज इन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है. हमने एक ऐसी कैथोड सरफेस को इस्तेमाल किया जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैं खुद से फ़र्ज़ कर रहा हूँ, जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी 5, जबकि फ्रीक्वेंसी थी सोर्स की 10. 10 - 5 आंसर कितना आया भला? नोट कीजिएगा. मैंने कहा दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आ गई काइनेटिक एनर्जी. 10 - 5 कितना आ गया? 5h. अब ज़रा फर्दर देखिएगा, अगर तो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए, डबल ऑफ 10 इज 20. फ्रीक्वेंसी को सोर्स की f को डबल करने से क्या कोई फ़र्क कैथोड पे पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता. उसकी तो थ्रेशोल्ड सेम ही रहेगी, 5 ही रहेगी. 20 - 5 वाला कितना आ गया? 15h. अब देखें, सो के ई इज़ 15h. अब ज़रा आप बताएं कि जैसे फ्रीक्वेंसी को डबल किया ना तो आंसर 5 से 15 हो गया. तो क्या आंसर डबल हुआ 5 से 15? क्या 15 डबल है 5 का? क्या लेस देन डबल्ड है या मोर देन डबल्ड है? तो 15 तो मोर देन डबल हो गया ना. 5 का डबल तो 10 होता है, 15 तो 10 से भी ज़्यादा है. तो हम कह सकते हैं कि जब भी फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी के डबल होने से थ्रेशोल्ड डबल नहीं होता, वो तो सेम ही रहता है. जबकि के ई डिपेंड करती है चेंज इन फ्रीक्वेंसी पे, तो वो मोर देन डबल्ड हो जाती है अल्टीमेटली. हम यहाँ पर ना एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं,
फिर हम एक दो पॉइंट करेंगे, टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहा जाता है कि अगर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 1.6 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, और फिर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी पहले से, ये एफ नॉट नहीं है, ये सिर्फ एफ है, फ्रीक्वेंसी पहले से हाफ हो जाती है, देन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हाफ हो जाएंगे? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डबल हो जाएंगे? या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन अब एमिट होगा ही नहीं? तो बच्चा ना फौरी सोचता है कि सर ने मेरी बात बताई हुई है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से ना, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम ज़्यादा होगी, नंबर नहीं, क्योंकि वो डिपेंड भला किस पे करता था, इंटेंसिटी पे। तो बच्चा कहता फौरी कि इसका आंसर होगा एन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, जबकि आंसर गलत हो जाता है। वो क्यों भला? ये भी तो देखें कि फ्रीक्वेंसी है कितनी, 1.6 एफ नॉट। जब मैं इसको हाफ कर दूं, बोला क्या बनेगा हाफ होके 0.8 एफ नॉट। तो स्टूडेंट्स क्या 0.8 एफ नॉट, क्या 0.8 एफ नॉट से कम नहीं हो गया? जब हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ किया ना, तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई, और जब थ्रेशोल्ड से कम हो जाता है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, फिर आंसर जीरो हो जाता है। आपके जो बात जहन में है बिल्कुल ठीक है कि फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक हम थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं चले जाते। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फर्ज कर लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी, जबकि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है वो 400 हर्ट्ज है, मैंने हाफ किया, क्या आंसर आया 200 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड से तो ज्यादा ही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। मैंने दोबारा हाफ किया, कितना आ गया 100 हर्ट्ज, थ्रेशोल्ड के इक्वल है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड सेम होंगे। मैंने दोबारा हाफ किया 50 हर्ट्ज, ये तो थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं चली गई, तो अब इलेक्ट्रॉन ने नहीं निकलना। जब आप फ्रीक्वेंसी को हाफ करें और फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। स्टूडेंट्स इससे फर्दर आपके बुक में टॉपिक है फोटो सेल, वो लाजमन आपने रीड कर लेना है, क्योंकि उसमें 2-3 लाइंस बड़ी अहम है। सबसे पहली बात कि फोटो सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि हम वहाँ पे 2 लाइन लिखी हुई हैं कि कौन कौन सा कैथोड हो तो कौन कौन से लाइट्स आर सूटेबल। जैसे वहाँ पर ये बात रिटन है, ये बात ज़रा नोट कर लीजिएगा, मैं से यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर तो सोडियम या पोटाशियम कैथोड होता तो वहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि विजिबल लाइट भी काफ़ी थी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर तो सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर होता, अगर इसका कैथोड होता तो फिर इंफ्रारेड भी काफ़ी था। तो ये जो लाइंस वहाँ पर एक दो लिखी हुई हैं वो आपने लाजमन सेल्फ रीड कर लेना है फोटो सेल को। जैसे हमने आज स्टूडेंट्स देखा कि किस तरह से फोटॉन्स के बेसिक नॉलेज में से एमसीक्यूज आ सकते हैं, मोमेंटम का लिंक क्या है, एनर्जी का लिंक क्या है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का रिलेशन क्या है। और हमने साथ साथ देखा कि डिटेल वे में व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके तमाम पैरामीटर्स
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। लेकिन इन केस ऑफ एनी इशू काइंडली कमेंट ताकि हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।